हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर था कार्बोहाइड्रेट्स उसको समाप्त किए थे। नेक्स्ट चैप्टर इसका है प्रोटीन्स। इसी के अंतर्गत जो है हम लोग विटामिन्स भी पढ़ेंगे, एंजाइम्स भी पढ़ेंगे और हार्मोन्स को भी पढ़ेंगे। तो मेन प्रोटीन्स। अब इस प्रोटीन्स को यदि हम लोग डिफाइन करें तो चूँकि है यह भी एक बायोमॉलिक्यूल्स ही, और बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस मॉलिक्यूल से बने होते हैं वे बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसमें से एक कंपोजिशन हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स का। बायोमॉलिक्यूल्स ना केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं बल्कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसका ग्रोथ और उसको मेंटेनेंस करना, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बायोमॉलिक्यूल्स के ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी डिटेल में हम लोग देख चुके थे। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्रोटीन्स की। सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो बायोमॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली macromolecules of very high molecular mass, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत अधिक होता है, वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। बेसिकली नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। नाइट्रोजिनस सब्सटेंस मतलब नाइट्रोजन इसमें होता है। केवल नाइट्रोजन ही नहीं, मेन तो नाइट्रोजन है कि कोई भी प्रोटीन हो तो उसमें नाइट्रोजन रहेगा ही। इसके अलावे जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन तो रहना ही है। तो बेसिकली ये सारे एलिमेंट से मिल करके प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास whose molecules are basically composed of these elements carbon, hydrogen, oxygen, sulfur and nitrogen। अब बात करें कि यह जो प्रोटीन है यह आया है एक ग्रीक वर्ड से प्रोटियस। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉरमोस्ट या फर्स्ट। मतलब जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सब में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है प्रोटीन्स को। सबसे पहले जो हम लोग स्टडी करते हैं प्रोटीन्स को करते हैं, इसीलिए इसको प्रोटीन मतलब ये प्रोटियस बताया, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब फोरमोस्ट मतलब जो सबसे पहले आता हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बताया गया है प्रोटीन्स को, इसलिए वैसा कुछ है नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन बस नाम का एक्सप्लेनेशन के लिए इसमें आ गया कि प्रोटीन प्रोटियस से आया है जिसका मतलब होगा रेटेड फर्स्ट। रेटेड फर्स्ट कहने का मतलब हुआ कि जिसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म के लिए, वही प्रोटीन कहलाएगा। अब जैसे हम लोग देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा कैटेगरी था, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और ये जो मोनो डाई थे ये तो पॉलीसेक्राइड के ही बेसिक यूनिट थे। तो बेसिकली जो हम लोग भोजन लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वह पॉलीसेक्राइड होता है, और वह पॉलीसेक्राइड पेट में जाने के बाद हाइड्रोलाइज करता है। हो सके कि पहले वह डाइसेक्राइड में बदले, उसके बाद वह मोनोसेक्राइड में बदले। फाइनल यूनिट तो मोनोसेक्राइड होता है जो फाइनली डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो उसी प्रकार से यदि प्रोटीन्स की बात करें हम लोग, तो जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड्स होते थे जो आप फूड के माध्यम से लेते थे। पॉलीसेक्राइड मतलब पॉलीमर्स, बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़े रहते थे उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो उसको हम लोग बोलते थे पॉलीसेक्राइड, और कार्बोहाइड्रेट का वही यूनिट होता था। उसी प्रकार से यहाँ है प्रोटीन। प्रोटीन्स का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे
तो आपको मिलेगा पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस, तो मिलेगा एक नॉर्मल पेप्टाइड, और एक नॉर्मल पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तब जाकर के आपको मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। सो इफ प्रोटीन इज या पॉलीमर, देन अल्फा अमीनो एसिड विल बी इट्स मोनोमर। सिंपल सी बात है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या होता है। तो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट है अल्फा अमीनो एसिड। मतलब ये अल्फा अमीनो एसिड्स बहुत सारे मिलेंगे तो पेप्टाइड बनेगा, बहुत सारे पेप्टाइड चेन मिल जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, और फाइनली जब पॉलीपेप्टाइड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वही प्रोटीन्स कहलाता है। ओवरऑल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आ गया, ध्यान रखोगे इसको। प्रोटीन एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर है मोनोमर का मतलब बताए थे ना, मोनो का मतलब एक, मर का मतलब होता है पार्ट, एक पार्ट मतलब सिंपलेस्ट पार्ट, तो सिंपलेस्ट पार्ट है अल्फा अमीनो एसिड, और इसी का पॉलीमराइज्ड फॉर्म है प्रोटीन। जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड मिल जाते तो डायरेक्टली नहीं, अल्फा अमीनो एसिड मिलकर के पहले पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड फिर पॉलीपेप्टाइड, देन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स, ऐसा। तो कहने का मतलब कि प्रोटीन से हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग को स्टार्ट करना होगा यहाँ से अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड को पढ़ते पढ़ते जो है सो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्रोटीन तक बढ़ेंगे। तो चलो अमीनो एसिड की बात करते हैं। अमीनो एसिड्स नाम से स्पष्ट है, अमीनो कहने का मतलब हुआ कि एमीन ग्रुप होगा इसमें, NH2, ऑब्वियसली 1 डिग्री एमीन हो सकता है, NH 2 डिग्री एमीन हो सकता है, या फिर N 3 डिग्री एमीन हो सकता है, बेसिकली 1 डिग्री एमीन ही होता है। और एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा COOH। तो अमीनो और एसिड दोनों वर्ड एक साथ आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वैसे मॉलिक्यूल्स या वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एमीन ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो तो उसी को हम लोग अमीनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। समझ गए क्या बोले हम, कि वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एमीन ग्रुप भी हो, कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो, तो वे अमीनो एसिड्स कहलाएंगे। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ एमीन एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप आर नोन एज अमीनो एसिड्स। अब एमीन और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें से ऑब्वियसली कार्बोक्सिल ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बोक्सिल प्रिंसिपल होता है, मेन होता है, तो ये जो होंगे ऑब्वियसली सेकेंडरी या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आप बोल सकते हो, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये यहाँ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बात करेंगे हम लोग यदि तब, और यह मेन हो जाएगा। अब यदि यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है ऐसा, तो अभी कार्बोक्सिल ग्रुप के बगल में ऐसे कई कार्बन हो सकते हैं, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा, फिर उसके बगल वाले को बोला जाता है बीटा, फिर उसके बगल वाले को बोला जाता है गामा, उसके बगल वाले को बोला जाता है डेल्टा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। समझ गए कि कार्बोक्सिल मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोला जाएगा, फिर उसके बगल वाले कार्बन को बीटा, उसके बगल वाले को गामा और उसके बगल वाले को डेल्टा। अब यदि इस अल्फा कार्बन से अमीन ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से यदि बीटा कार्बन पे है या NH2 ग्रुप तो यह कहलाएगा बीटा अमीनो एसिड, माने बीटा पे होगा तो फिर अल्फा पे नहीं रहेगा। उसी प्रकार से गामा पे होगा तो गामा अमीनो एसिड, और सेम डेल्टा पे हो तो डेल्टा अमीनो एसिड, ऐसा। समझ गए बात को।
मेन फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में यदि अल्फा कार्बन पे NH2 हो तो वैसे अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप के तुलना में यदि बीटा कार्बन पे NH2 हो तो बीटा अमीनो एसिड, गामा पे हो तो गामा अमीनो एसिड और डेल्टा पे हो तो डेल्टा अमीनो एसिड। हालांकि इन सारे अमीनो एसिड्स में जो मोस्ट कॉमन है और नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं या प्रोटीन्स जिस अमीनो एसिड से बने हैं वह है अल्फा अमीनो एसिड। ऑब्वियसली वह क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। तो मेन हम लोग अल्फा अमीनो एसिड को ही फोकस करेंगे, अल्फा अमीनो एसिड को ही हम लोग समझेंगे और उसी के बारे में जानेंगे भी, क्योंकि नेचुरली जो अमीनो एसिड होते हैं बेसिकली अल्फा है और सबसे बड़ा बात कि जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बने हैं वे अल्फा अमीनो एसिड से ही बने हैं, इसलिए हम लोग अल्फा को ही डील करेंगे। तो अल्फा अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स ट्रिपल ए नहीं, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा को हम लोग ऐसे भी सिंबलाइज करते हैं ऐसा। तो अल्फा अमीनो एसिड को जनरली रिप्रेजेंट जो किया जाता है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। कार्बोक्सिल ग्रुप है ऐसा, बगल में कार्बन है, इसी कार्बन पे NH2 होना है, यहाँ एक H दे दो और यहाँ कोई जनरल ग्रुप मान लो R। तो यह फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, इस पे NH2 है तो अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अल्फा अमीनो एसिड में जनरली जो अल्फा कार्बन है वह होता है कायरल, वह जनरली क्या होता है? कायरल। और यदि यह कायरल है तो फिर कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़े हैं DL नोटेशन, RS नोटेशन, कन्फिग्रेशन ये सब पढ़े हैं। DL रिलेटिव कन्फिग्रेशन था, RS एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन था। तो वह RS और DL का इस्तेमाल अमीनो एसिड के लिए भी किया जा सकता है, मतलब अल्फा अमीनो एसिड के लिए। इसमें से वहाँ जो हम लोग पढ़ते थे क्या पढ़ते थे? ग्लाइसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड लेकर के चले थे नहीं, CHO, यहाँ था CH2OH, OH, H, ई कायरल, और बोले थे कि कायरल कार्बन का OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो D लगाएंगे, और इसी का जब मिरर इमेज बना दोगे तो फिर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो इसको हम लोग L बोलेंगे ऐसा। हालांकि इसमें कोई OH ग्रुप नहीं होगा, यह OH तो कार्बोक्सिल का है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इस NH2 को लेंगे। तो उसी से कंपेयर करते हुए यहाँ बोला गया कि यदि यह NH2 ग्रुप जो कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है वह राइट साइड हो, मतलब इस प्रकार से दिखाएं, यदि इसको हम लोग COOH, यहाँ दिखा दो R, यहाँ दिखा दो NH2 और यहाँ दिखला दो H, दिस वन इज कायरल कार्बन। तो इस बार NH2 को लिया गया, क्योंकि OH तो है ही नहीं, तो NH2 को। हालांकि जो DL है वह बेसिकली OH के लिए ही है, क्योंकि DL नोटेशन के लिए वहाँ ग्लाइसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड लिया जा रहा था और ग्लाइसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप का अरेंजमेंट के लिए DL आया था। लेकिन उसी के लिए ज़बरदस्ती यहाँ NH2 को लेकर के चला गया और बोला गया कि यदि कायरल कार्बन का NH2 ग्रुप राइट साइड है, राइट हैंड साइड, तो लगाया जाएगा D, और इसी का जब मिरर इमेज बना दोगे, ऐसा मिरर इमेज बना दोगे तो यह NH2 लेफ्ट साइड R, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड, तो यह कहलाएगा L। यही बात बोला गया सिंपल से। D लगाएंगे जब कायरल कार्बन में NH2 ग्रुप राइट साइड हो, L लगाएंगे जब कायरल कार्बन में NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड हो। अब जो नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड है, नेचुरली अकरिंग अल्फा
अमीनो एसिड्स जो हैं ऑल बिलोंग्स टू एल फैमिली एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक कायरल है, उसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, वह एक कायरल मॉलिक्यूल है। समझ गए क्या बताया हम कि कायरल कार्बन का NH2 ग्रुप राइट साइड है तो डी अमीनो एसिड बोला गया, वही कायरल कार्बन में NH2 लेफ्ट आ गया तो L। नेचुरली जो अल्फा अमीनो एसिड है जिससे मिल करके प्रोटीन मॉलिक्यूल बने होते हैं वे अल्फा अमीनो एसिड L फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब समझ गए, कायरल कार्बन में NH2 लेफ्ट होगा। ग्लाइसिन को छोड़ करके, क्योंकि ग्लाइसिन जो है इसमें एक कायरल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में सारे कार्बोहाइड्रेट जो थे मोनोसेक्राइड्स वगैरह ऑप्टिकली एक्टिव थे एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था, कोई कायरल कार्बन नहीं था, इसलिए वह ऑप्टिकली इनएक्टिव था। इन द सिमिलर वे ग्लाइसिन इज ऑल्सो एसिमेट्रिक, या इसमें भी कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो एक कायरल हुआ ग्लाइसिन, तो इसके लिए डी और एल का उपयोग नहीं होगा। समझ गए सारी बातों को कि अल्फा अमीनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप के तुलना में NH2 अल्फा कार्बन पे होगा। ऑब्वियसली यह कार्बन जनरली कायरल होगा एक्सेप्ट ग्लाइसिन। यदि यह कायरल कार्बन है तो फिर ऐसे फिशर प्रोजेक्शन में यदि NH2 राइट है तो डी फैमिली, लेफ्ट है तो एल फैमिली। जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स है ऑल बिलोंग्स टू एल फैमिली। वहाँ जनरली डी से थे, नहीं कार्बोहाइड्रेट में जितने थे वैसे भी डी फैमिली के थे, यहाँ एल है। ग्लाइसिन एक कायरल है क्योंकि इसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन नहीं है। अब हैं तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स, तकरीबन 300 अमीनो एसिड्स के आसपास हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं या जिस अमीनो एसिड से मिल करके प्रोटीन मॉलिक्यूल बने होते हैं वे हैं 20। क्या बोले कि 300 से भी अधिक अमीनो एसिड्स होते हैं। मोर देन 300 अमीनो एसिड्स आर नोन बट ओनली 20 आर स्टडीड बिकॉज ऑफ देयर मोर इम्पॉर्टेंस एंड दे आर कंपोज्ड या दे कंस्टिट्यूट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो क्या बताए कि अल्फा अमीनो एसिड्स हैं बहुत सारे बट 20 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 20 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे मोर देन 300 अमीनो एसिड्स आर नोन बट 20 अल्फा अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से अमीनो एसिड के लिए 3 चीज़ होता है। एक अमीनो एसिड का नाम, दूसरा 3 लेटर्स एब्रीविएशन और फिर होता है 1 लेटर कोड। समझ गए? 20 अमीनो एसिड्स जो हैं जिसको अभी हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर सहित समझेंगे तो 3, एक तो उसका नाम होगा, उसके लिए 3 लेटर का एब्रीविएशन दिया जाता है और 1 लेटर का कोड दिया जाता है। जैसे मान लो कि अमीनो एसिड की बात नहीं, नाम की बात करें, सपोज अपना नाम हम लिखें प्रवेश, तो ये पूरा नाम हुआ। इसका 3 लेटर एब्रीविएशन जनरली शुरुआत का 3 लेटर होता है तो PRA, और जो 1 लेटर कोड है ई बहुत का जो है फर्स्ट लेटर ही है और बहुत सारे अमीनो एसिड का कोई अचानक से दूसरा लेटर दे दिया गया है। तो यह जो 3 लेटर एब्रीविएशन है जनरली शुरुआत का 3 लेटर होता है जनरली कोई भी अमीनो एसिड का नाम का, और उसके लिए एक 1 लेटर कोड दिया जाता है, या कोड हो सकता है कि उसके नाम में हो फर्स्ट लेटर या फिर नहीं भी हो, तो याद रखना पड़ता है, यही मेन है उसका 1 लेटर कोड याद रखो। 3 लेटर एब्रीविएशन जरूरी नहीं है तो यहीं से लिखा जाएगा, कोड अलग होता है सबका। समझ गए? तो ये जितने भी नाम हम लोग अमीनो एसिड का पढ़ेंगे उसमें से कॉमन भी पढ़ेंगे, IUPAC भी पढ़ेंगे, हालांकि वे ज़्यादा विख्यात हैं कॉमन नेम से और कॉमन नेम का ही इस्तेमाल हम लोग हमेशा करेंगे।
लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर से हम लोग भली भांति परिचित हैं, तो सारे का ऑर्गेनिक IUPAC नाम भी जो है लिखते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड्स, सारे का नाम, सबका स्ट्रक्चर, 3 लेटर्स एब्रीविएशन और साथ ही साथ 1 लेटर कोड। एक एक करके हम लोग समझते हैं, सबको याद रखना पड़ता है। स्ट्रक्चर नॉट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले नंबर 1 ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड। 3 लेटर जो इसका कोड है वह होगा ग्लाई, GLY, शुरू के 3 लेटर, और 1 लेटर कोड इसका है G। 3 चीज, नाम है ग्लाइसिन, 3 लेटर्स एब्रीविएशन हुआ GLY और 1 लेटर कोड हुआ G। और स्ट्रक्चर की बात करें यदि, तो कार्बन, COOH, NH2 और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ होंगे इसको हम लोग अलग अलग लाइन से दिखाएंगे। इन लाइंस का मतलब बताया जा चुका है कार्बोहाइड्रेट में। ये नॉर्मल लाइन बताते हैं इन द प्लेन, डॉटेड लाइन बिलो द प्लेन या वेज लाइन एबव द प्लेन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि COOH NH2 मॉलिक्यूल के प्लेन में है, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है। मतलब बोर्ड की बात करोगे तो COOH और NH2 बोर्ड पे है, ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है और ये हाइड्रोजन देखो ऐसा है सामने की तरफ, इस प्रकार से। देखो यह कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके ये 2 ग्रुप सेम है, दोनों हाइड्रोजन, जबकि चारों हाइड्रोजन अलग होना चाहिए तब कायरल कार्बन होता। IUPAC नाम की बात करें यदि, तो यह कार्बोक्सिल ग्रुप मेन है, तो कार्बन नंबर 1, दिस वन विल बी 2, तो 2 पे NH2 है, दैट्स वाई 2 अमीनो और 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड। 2 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, डायरेक्ट इसका नाम अमीनो इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। 2 इसलिए नहीं लगाना है कि इथेनोइक एसिड है मतलब 2 कार्बन का एसिड, तो 2 कार्बन में 1 कार्बन तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप का हो गया, तो बचा या दूसरा कार्बन, इसी पे अमीनो हो सकता है, यहाँ तो हो नहीं सकता है। तो यदि आप अमीनो इथेनोइक एसिड लिखो फिर भी अंडरस्टूड है कि 2 पे ही है, इसलिए 2 जनरली यूज नहीं ही करते हम लोग, ध्यान रखोगे इस बात को। तो समझ गए, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख लिए, 3 लेटर एब्रीविएशन भी देख लिए और 1 लेटर कोड भी देख लिए इसका। उसके बाद सेकेंड नंबर में एलानिन, 3 लेटर्स एब्रीविएशन ALA, 1 लेटर कोड, कैपिटल A। इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो कार्बन, COOH, इधर NH2, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन और इस बार एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है यहाँ CH3 ग्रुप। ऐसा, इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो सिंपल वे में, यदि 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे तो CH3 CH NH2 COOH, देखो यही चीज़ है, बस इसी को यहाँ 3 डायमेंशनली दिखाया गया है अलग अलग लाइन का इस्तेमाल करके। तो ऑब्वियसली यह हो जाएगा कायरल कार्बन क्योंकि इस कार्बन के चारों ग्रुप्स अलग हैं। ऐसा, अब यहाँ से यदि चलोगे तो यह तो है कायरल कार्बन। IUPAC नाम की यदि बात करो तो ये कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसका नाम लिखोगे अब हो जाएगा 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। ऐसा, एक बात पीछे जो चैप्टर्स में पढ़े होगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर या फिर एमीन का चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़े थे कि यह कार्बोक्सिल ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर, NH2 ग्रुप इज बेसिक इन नेचर। अब यदि एक ही सब्सटेंस या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली यह सब्सटेंस ओवरऑल न्यूट्रल होगा, एम्फोटेरिक होगा।
तो ये सारे मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बोक्सिल है, एक NH2 है, ये सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो चाहे ग्लाइसिन हो या एलानिन हो, ये सभी जो है न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ध्यान रखना है 3 लेटर्स एब्रीविएशन, 1 लेटर कोड। IUPAC नाम तो हम लोग अपने तरीके से लिखेंगे जो जानते आए हैं। चाहो तो RS कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हो जो बताया गया है पीछे, और RS कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या तरीका बताया गया था कि कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उसका प्रायोरिटी ऑर्डर दो एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो इस कार्बन से यहाँ N जुड़ा हुआ है, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का तो ये हो जाएगा 1, यहाँ भी C, यहाँ भी C, लेकिन इसका ज़्यादा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। रोटेशन देखते हैं हम लोग 1 से 2 और 2 से 3। S चौथा नंबर ग्रुप है डॉटेड में, तो जो आ रहा है वही हो जाएगा कन्फिग्रेशन। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग इसका RS नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। DL में तो सारे L है, हम लोग देखे ही। IUPAC नाम लिख ही लिए। मेन है या कोड, इस कोड को जरूर याद रखना है। तो अभी तक में तो आसान था कि जो पहला लेटर है वही इसका कोड था, फर्स्ट लेटर ही इसका कोड। तो 2 अमीनो एसिड हुए, ग्लाइसिन और एलानिन। और आगे देखते हैं, ऐसा ही हम लोग टोटल 20 हैं। उसके बाद इन दोनों में हम लोग देखें कि एलिफेटिक चेन है, ओपेन चेन है, ये दोनों साइक्लिक नहीं है, कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन अमीनो एसिड से आते हैं, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। तो 3rd नंबर में अब आता है वेलाइन प्लस वेलाइन। 3 लेटर एब्रीविएशन VAL एंड 1 लेटर कोड इज कैपिटल V। इस प्लस माइनस का मतलब भी बताया गया है। हेयर प्लस स्टैंड्स फॉर स्मॉल d विच मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब इस वेलाइन का सॉल्यूशन से PPL को पास करवाया जाए तो यह वेलाइन PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, राइट साइड रोटेट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसी के लिए यहाँ हम लोग साइन इस्तेमाल किए हैं प्लस साइन। तो प्लस वेलाइन VAL या V। और स्ट्रक्चर की बात करें यदि हम लोग, तो वही पहले 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया इसका। देखो इतना तो कॉमन है, COOH और NH2 को आप रख ही दोगे प्लेन में, एक H, और यहाँ जो अब ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कुछ ऐसा ग्रुप है CH CH3 का होल 2, ऐसा इस प्रकार का ग्रुप है CH और यहाँ CH3 का होल 2। यह भी यहाँ पे है कायरल कार्बन। ठीक, यहाँ से भी चाहो तो इसको सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हो। देखो CH3 CH CH3 CH NH2 COOH, ऐसे नॉमेनक्लेचर के लिए ऐसे लिख सकते हो उसको। यह कायरल कार्बन है। अब यहाँ से इसका IUPAC नाम लिखोगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये दोनों हुए सब्स्टिट्यूएंट, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या नाम हो जाएगा? दिस इज 2 अमीनो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन का है तो हो जाना है ब्यूटेनोइक एसिड। समझ गए? 2 अमीनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ऑब्वियसली यह भी न्यूट्रल नेचर का होगा क्योंकि एक NH2 है, एक COOH है, तो न्यूट्रल नेचर का है, साथ ही साथ एलिफेटिक है, मतलब कहीं रिंग वगैरह नहीं है, है ना। तो इतना सा बात भी याद रखना है। नेम 3 लेटर एब्रीविएशन 1 लेटर कोड स्ट्रक्चर। IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं तो लिख ले रहे हैं। नेचर और साथ ही साथ कैटेगरी एलिफेटिक न्यूट्रल। उसके बाद ल्यूसाइन माइनस ल्यूसाइन। माइनस लग गया मतलब है PPL को लेफ्ट रोटेट करेगा। पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग के बस का बात नहीं है प्लस माइनस लगाना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है। 3 लेटर एब्रीविएशन LEU, 1 लेटर कोड इज कैपिटल L, ऐसा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग,
तो कॉमन सा स्ट्रक्चर बनाना है, COOH, यहाँ NH2, फिर यहाँ H, और यहाँ हो जाएगा CH2 CH CH3 का होल 2। दिस वन इज कायरल कार्बन। नॉमेनक्लेचर के लिए यदि इसको हम लोग लिखें तो ऐसे लिखेंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH NH2 COOH, ऐसे लिखेंगे इसको। COOH था लिख डाले, फिर CH था लिखे, इसमें NH2 था लिख दिए, फिर बगल में CH2 फिर CH और 2 CH3। अब यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हुए, तो 2 अमीनो 4 मिथाइल और 5 कार्बन का हो गया पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। एक NH2 एक COOH है, न्यूट्रल हुआ। सारे ओपन चेन हैं, एलिफेटिक भी हुआ ऐसा। तो समझ गए, यहाँ तक तो ठीक चलते आ रहा है। 3 लेटर एब्रीविएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत का 3 लेटर, 1 लेटर कोड में भी कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट लेटर है, सब में कोई दिक्कत नहीं है। IPSC नाम भी आसानी से दिखाते आ रहा है, एलिफेटिक और न्यूट्रल नेचर भी हम लोग पहचान ही ले रहे हैं। तो ऐसे जो है टोटल 4 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, 20 हैं टोटल। तो सबका स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाना होगा, सबके स्ट्रक्चर को ऐसे ही समझना होगा। तो बाकी के जो अमीनो एसिड बच गए उनका नाम, स्ट्रक्चर वगैरह जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग समझ गए, प्रोटीन्स हैं क्या, किससे बने हैं, प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या है, तो अल्फा अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कि वह क्या है, किस आधार पे अल्फा पड़ा, और फिर इसके एग्जाम्पल्स देख रहे थे। तो बाकी के और अल्फा अमीनो एसिड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। धन्यवाद।